नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये हमारा पहला वीडियो है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर और इस चैनल पर भी हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ही वीडियो बनाएं तो आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ हम इस मतलब ऐसा कर सकते हैं, हम वीडियो बनाने के लिए उपयुक्त हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा कि आप इस पे वीडियो बनाइए। और अगर आपको लगता है कि हम सही से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो ये सी प्रोग्रामिंग के ऊपर मेरा मेरा वीडियो है। और इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी हम बना रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे सी प्रोग्रामिंग के हम इतिहास को बता रहे हैं और उसके स्टेप्स को बताएंगे कि कैसे सी प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद जब आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग एकदम पूरा समझ में आ जाए करे। अब यहाँ पे क्या है, जैसा कि अब वीडियो के टाइटल में ही लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा टाइटल है। अब इसके बाद ये जो वीडियो है हमारा, ये अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा में अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो समझिए उसके बाहर कुछ भी सिलेबस में है ही नहीं। और अगर आप रुचि के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ आपको उसके बारे में जानकारी हो, तब भी आप इसको देखिए, क्योंकि ये अभी हम थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कोडिंग कैसे काम करता है, कैसे हम कोडिंग बनाते हैं। और एक बार अगर आपने सी प्रोग्रामिंग को समझ लिया तो समझिए कि आप सारे प्रोग्रामिंग को कर पाएंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है वो मदर है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानने से पहले ये जानें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि हम जैसे इंसान जो होते हैं उनके समझने के लिए एक भाषा होती है। क्या होता है? एक भाषा होता है। अब हम लोगों से कोई बात करेगा तो कैसे बात करेगा? आप जिस भाषा को समझते हैं उसमें अगर वो बात करेगा तो आप समझ पाएंगे। अगर वो किसी दूसरे भाषा में बात करे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब आप अगर हिंदी बोलते हैं, कोई आपसे मराठी में बोले तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हिंदी में बोलेगा तो आप समझ पाएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर केवल जीरो और वन को जानता है। कंप्यूटर क्या जानता है? केवल जीरो और वन को जानता है। यानी कि जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन। यानी कि कंप्यूटर को केवल जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो प्लग को या तो स्विच को आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, इतना ही उसको पता होता है। इसी से कंप्यूटर को भी इतना ही केवल पता है, ऑन ऑफ। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं जानता। तो जिस भाषा को कंप्यूटर जानता है उसको हम कहते हैं मशीनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीनरी लैंग्वेज। अब यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं तो क्लियर उतना लिख नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर केवल जानता है मशीनरी लैंग्वेज। हम यम उसको बता दे रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो जानता है मशीनरी लैंग्वेज। और हम जो लोग बात करते हैं, ये हम लोगों के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई फ्रेंच में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है। तो इतनी सारी भाषाएं हैं। अब आप ऐसे ही समझिए कि आपकी भाषा जब सामने वाले की भाषा से मैच करेगी तभी कम्युनिकेशन होगा। अगर आप दूसरी भाषा में बोलें, दूसरा व्यक्ति दूसरी भाषा में, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें उसकी भाषा में उसको जो निर्देश देने हैं वो देने होंगे। तो कंप्यूटर जानता है जीरो वन, हम जानते हैं दूसरी भाषाएं। तो कंप्यूटर की भाषा को कहते हैं मशीनरी लैंग्वेज। और इसी को बनाया गया है। ऐसे आप समझिए कि लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। एक क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इंसानों की लैंग्वेज है, जो इंसान को समझने के लिए है। और लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि मशीन्स समझते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में ही और एक और लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये दोनों के बीच की भाषा है। अब असेंबली में आप अगर कोडिंग के आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो कहीं पे आप देखते हो कि जंप को JMP लिखा रहता है, ऐड लिखा रहता है। तो ये सब जो अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करके कुछ लैंग्वेज बनाएगा उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब एक हो गया हाई लेवल, एक हो गया लो लेवल।
तो हमने हाई लेवल में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर समझ रहा है लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीनरी लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तो उसके बाद में धीरे धीरे जो रिसर्चर थे उन्होंने कई सारे लो लेवल लैंग्वेज के आविष्कार किया, जो हमारे द्वारा लिखे गए कोडिंग को कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है। तो इसे ही कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो इंसानों और मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है। तो इसी में ही सी भाषा भी जो है एक प्रमुख भाषा के रूप में है। सी भाषा जो है ये समझिए कि मदर लैंग्वेज है, यानी कि जब शुरुआत हो रही थी कंप्यूटर के लैंग्वेज की, तब इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में इसकी शुरुआत हुई। इसे कौन बनाया? AT&T बेल लेबोरेटरीज है, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही इन्होंने काम किया है। ये जो लेबोरेटरीज है अमेरिका की, इसने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार किए हैं। इसमें एक वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक, जिनका नाम था डेनिस रिची। तो उन्होंने 1972 में सी भाषा का विकास किया। सी भाषा का विकास कब हुआ? 1972 में सी भाषा का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में अमेरिका के महान वैज्ञानिक डेनिस रिची ने किया था। आप इसको ऐसे समझिए। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि आखिर सी लैंग्वेज को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वैसे हमने आपको बताया कि कंप्यूटर को समझ में आता है कंप्यूटर की भाषा, तो इसलिए कंप्यूटर की भाषा यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज कोई पहली लैंग्वेज थी, उसके पहले भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। तो हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी कमियां रही थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सी लैंग्वेज बनने के कारण क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कई सारे कारण हैं जो सी लैंग्वेज बनने के मुख्य कारण हैं। सबसे पहले है कि सी से पहले जो लैंग्वेज थी वो बी थी, और BPCL जैसी भाषाएं जो थी वो मौजूद थी, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी। डेनिस रिची जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, वो चाहते थे कि एक ऐसी भाषा बने जिसमें कई सारे फंक्शन हो, जो निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं, आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि क्या हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में सक्षम हो। यानी कि वो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में सक्षम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको हम भी जान लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो हम कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो प्रोग्राम होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? जब आप मोबाइल या कंप्यूटर कुछ लेकर आते हैं तो पहले से ही उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी मोबाइल लाते होंगे तो ज़्यादातर आपको होगा कि एंड्रॉयड उसमें होगा। तो एंड्रॉयड जो है उसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम OS कहा जाता है। एप्पल का लाएंगे आप तो iOS आपको मिलेगा। लैपटॉप आप खरीदेंगे तो ज़्यादातर विंडो मिलेंगे, लिनक्स मिलेगा। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो डेनिस रिची थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, वो चाहते थे कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोडिंग को कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उनके जो ये मतलब वो चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने मशीन के करीब हो। और दूसरी उनकी क्या ख्वाहिश थी कि जो हमारी लैंग्वेज हो वो क्या हो कि मशीन के करीब हो। पहला हो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लिख सके, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को भी बना सके। दूसरा उनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उनकी जो लैंग्वेज हो, सॉरी आपको बता रहे हैं, उनकी जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उनका जो लैंग्वेज हो वो क्या हो कि वो मशीन के करीब हो, लेकिन इंसानों के समझने के लायक भी हो। क्योंकि बहुत सारे जो लैंग्वेज इसके पहले बनी थी, जैसे बी लैंग्वेज या और जो आप मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, वो
बहुत कठिन होता था, उसे लोगों को समझने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी, यानी कि आम इंसान उसको जो आम रिसर्चर है इंसान क्या समझ पाएंगे, आम इंसान वैसे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको क्या समझेंगे। लेकिन जो प्रोग्रामर थे वो भी बहुत कठिनाई होती थी उनको प्रोग्रामिंग करने में। तो ये जो रिची साहब थे, डेनिस रिची, उनकी ये मनोकामना थी या उनकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो कि मशीन के तो करीब हो ही, क्योंकि मशीन को समझना है तो मशीन के करीब तो होना ही होगा, और उसके साथ ही वो क्या हो कि मशीन के साथ साथ इंसानों को समझने में भी आराम मिले, यानी कि इंसान भी उसको आसानी से समझ पाए और मशीन भी आसानी से समझ पाए। मशीन के समझने के यानी कि लो लेवल हो और इंसान के समझने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि हमने पहले ही बताया। तो वो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहते थे जो मतलब मशीन और इंसान दोनों आसानी से समझ पाए, दोनों को समझने में कठिनाई ना हो। इसके बाद अब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीसरा दिया हुआ है आपको हम बता रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया है, ये स्क्वायर बन जा रहा है, दिक्कत दे रहा है। चलिए इसे में बताएं। अब उनकी तीसरी जो थी कि उनका इसका जिसका उपयोग यूनिक्स ओएस को दोबारा से लिखने के लिए किया जा सके, क्योंकि पहले जो यूनिक्स लिखा गया था वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था जो बहुत कठिन होता था। मैंने पहले असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज आप एक कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की कड़ी है, जो कि बहुत हार्ड होती है लिखने में। तो इसलिए जो डेनिस रिची थे वो चाहते थे कि ऐसी लैंग्वेज बने जिसका उपयोग हम दोबारा ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लिखने के लिए कर सकें, और वो ऐसा हो जो इंसान भी आसानी से समझ पाए और मशीन भी आसानी से समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने सी लेवल लैंग्वेज का जो हम कह सकते हैं खोज की, या खोज तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बनाया, तो उन्होंने सी लेवल लैंग्वेज इसीलिए बनाया। अब सी लेवल लैंग्वेज तो उन्होंने बना दिया। अब इसके हम क्रम को समझते हैं कि इसका विकास क्रम क्या था। सबसे पहले हम समझते हैं 1960 के दशक से, क्योंकि 1972 में तो ये बना ही है सी लेवल लैंग्वेज। लेकिन 1960 में क्या था कि 1960 में भी बीपीसीएल एक लैंग्वेज होती थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कि मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। उसके बाद में 1970 में क्या हुआ, केन थॉमसन ने बीपीसीएल को सुधार कर बी लैंग्वेज कर दिया, यानी कि पहले बीपीसीएल जो थी उसमें चेंज करके, कुछ संशोधन करके, कुछ सुधार करके केन थॉमसन ने बीपीसीएल को बी लैंग्वेज नाम दे दिया। इसके बाद में क्या हुआ, डेनिस रिची ने 1972 में और ज़्यादा कमियों को दूर किया और जो बी लेवल लैंग्वेज थी अब वो सी लेवल लैंग्वेज बन गई, और इस प्रकार से सी लेवल लैंग्वेज का आविष्कार उन्होंने किया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो पहले बी आई थी, इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने नाम जब रखा तो इसका नाम रखा सी लेवल लैंग्वेज। क्यों रखा, क्योंकि इसके पहले बी लेवल लैंग्वेज थी, तो बी के बाद सी आता है, तो इसलिए इन्होंने सी लेवल लैंग्वेज इसका नाम रख दिया। 1973 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा सी लेवल लैंग्वेज में ही लिखा गया, और जिससे दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज से बना ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को मिला। यानी कि उसके पहले क्या हुआ था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था वो हमने पहले ही बताया कि वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा था। तो दुनिया का जो पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया वो 1973 में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया, सी लैंग्वेज में लिखा गया। इसके बाद हम समझते हैं स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमको अगर सी प्रोग्रामिंग बनाना है तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कोड लिखने लगेंगे। हम कोड लिखने के पहले हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम चाहते हैं, हमारी अपेक्षा क्या है, हमारा अपेक्षा क्या रखते हैं कि हमको क्या प्राप्त हो, तो ये सब चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सी प्रोग्राम बनाने का सफ़र सिर्फ कोड लिखने से शुरू नहीं होता है, बल्कि एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है ताकि सॉफ्टवेयर बिना किसी एरर के चले। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि PDLC। यानी कि एक कोडिंग को, पूरा कोड बनाने का, पूरा सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है उसको प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ
साइकिल PDLC कहा जाता है इसको। अब इसके बाद में क्या है, इसके हम पूरे स्टेप को क्रम वाइज समझते हैं। सबसे पहले होता है प्रोग्राम डिफिनेशन। हम प्रोग्राम क्यों बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए क्या होगा, अब हमें प्रोग्राम बनाना है तो पहले हम प्रोग्राम बनाना क्यों चाहते हैं, आखिर हमारे प्रोग्राम का पर्पज क्या है। तो इसलिए पहला होता है प्रोग्राम डिफिनेशन, यानी कि समस्या को समझना कि आखिर हम प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या है और हमें उसमें क्या इनपुट देना है। और यूजर यानी कि जो प्रोग्राम बना रहा है उसको, या यूजर या जो यूज कर रहा है, सॉरी प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम बनाएगा, यूजर जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसको आउटपुट क्या चाहिए। अब एक प्रोग्राम हमको बनाना है कैलकुलेटर, तो सबसे पहले हमको सोचना होगा कि कैलकुलेटर हम बना रहे हैं तो कैलकुलेटर हम क्यों बना रहे हैं, हम उसमें क्या करेंगे। तो हम सोचेंगे कि उसमें हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसी हिसाब से वो प्रोग्रामिंग करेंगे। यानी कि अगर हमको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहला स्टेप होगा कि हम प्रोग्राम को समझें कि आखिर हमको प्रोग्राम जो बनाना है वो क्यों बनाना है, हम उससे क्या चाहते हैं उस प्रोग्राम से। दूसरा है एनालिसिस और डिज़ाइन। उसके बाद में हम उसको लिखेंगे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, इंग्लिश या हिंदी जिस भी भाषा में हम लिखना चाहते हैं कि हम ये इनपुट दें तो हमको ये आउटपुट मिले, हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हम ये काम करें तो ये हो। तो ऐसा नहीं इंग्लिश में हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन इंग्लिश हिंदी जिसमें जो भी आपकी भाषा हो उसमें आप लिखे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप कि हमको क्या क्या चाहिए इस सॉफ्टवेयर से जो कि हम कोडिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप बनाते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं, फ्लो चार्ट जो होता है वो डायग्राम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले कोडिंग कर देंगे, अगर कोडिंग करने लगेंगे तो उसमें बहुत गलतियां होंगी, एरर आएंगी, बार बार सुधार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बना के समझ लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। तो फ्लो चार्ट कुछ और नहीं होता है, वो फ्लो चार्ट जो होता है वो डायग्राम होता है जो हमारे द्वारा जो कोडिंग की जाएगी उसको दिखाता है, चित्रात्मक रूप होता है, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद में फिर आ गया कि हम कोडिंग यानी कि प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। अब आप असली काम करेंगे यानी कि प्रोग्राम आप लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम लिखते समय, अब सी प्रोग्रामिंग में अगर आप लिख रहे हैं या फिर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ उसके रूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जब बाद में पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप में एरर दिखाई देगा। एरर भी कई प्रकार के होते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे एरर क्या होते हैं ये सब। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि रूल होता है, हम अगर आप लोग हमारे मतलब आपको वीडियो और भी चाहिएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम पूरा सी प्रोग्रामिंग का एक एक रूल, एक एक उसमें एरर सब कुछ आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। इसके बाद अब यहाँ पर आप समझिए कि आपको क्या होता है कि जो रूल है उसको यूज करना होता है, उसको फॉलो करना होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद चौथा स्टेप आपको होगा कंपिलेशन यानी कि ट्रांसलेट करना। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। और कोड इंग्लिश जैसा होगा, अगर आप लिखेंगे इंग्लिश या मतलब जिसमें लिखेंगे कोड तो इंग्लिश में आप लिखेंगे तो वहाँ पर एक कंपाइलर होता है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके कोडिंग को चेक करता है। अगर आप में कोई स्पेलिंग गलत की है या कोई भी सिंटेक्स एरर किया है तो कंपाइलर वहीं पर रोक देता है और एरर बताने लगता है। अगर सब सही है तो ऑब्जेक्ट कोड वो आपको बना करके देगा। इसके बाद क्या होगा, पांचवा आपका है लिंकिंग यानी कि लाइब्रेरी से जोड़ना। सी में हम कई बनी बनाई चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आप में बताएंगे अगर आपको कुछ नहीं आता सी लैंग्वेज में तो स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सब जो है इसके सिंटेक्स में इसके लाइब्रेरी में पहले से होते हैं। हम यहाँ पर आप प्रिंट एफ हमने यूज कर लिया तो यानी कि उसको पता चल गया हमारी लैंग्वेज को कि इसको हमें आउटपुट के रूप में प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखाना है। स्कैन एफ लिख दिया तो यानी कि उसको स्कैन कर लेना है, उसको पता चल गया। तो यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से रूल में होती हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। लिंकर आपके कोड को इन लाइब्रेरीज के साथ जोड़ देता है। इस स्टेप के बाद इस एक्सिक्यूटेबल फाइल बनती है जो कि असली की सॉफ्टवेयर होती है। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, एरर चेक हो जाएगा, उसके बाद में तब क्या होगा, एरर चेक होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा।
फिर होगा एग्जीक्यूशन और टेस्टिंग, यानी कि चल के दिखाना। आप अलग अलग इनपुट दे करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपको प्रोग्राम सही रिजल्ट दिखा रहा है। अगर कैलकुलेटर आपने बनाया है तो अगर आप 2+2 कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 4 आने चाहिए। अगर 4 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें कोई इरर है। और इरर कौन सा है? लॉजिक इरर है कि वो आपको 2+2 करके 5 दिखा रहा है। इसके बाद 7वां स्टेप होता है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? गलतियां सुधारना। अगर प्रोग्राम में कोई बग है, बग का मतलब होता है गलती, तो आप उसे ढूंढेंगे और ठीक कर देगा। ये जो प्रोसेस होता है यानी कि बग को खोजना और उसको ठीक कर देने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे डीबगिंग कहा जाता है। ये स्टेप तब तक चलता है जब तक कि प्रोग्राम एकदम परफेक्ट ना हो जाए। फिर 8वां स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस, यानी कि अब इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कोड के अंदर कमेंट लिखना। कमेंट क्या होता है? आप कमेंट जब आप कोई भी कोड अगर देखते होंगे तो आपको वहाँ पे देखता होगा। अब आपको कैसे बताएं, यहाँ पे ऐसे ये स्क्वायर दब गया है, ये हट नहीं रहा है, जाइए, स्क्वायर दबा हुआ है, ये हट नहीं रहा है। अब नहीं तो आपको हम बताते हैं लिख करके, चलिए लिख के बता। ऐसे आपको अगर दिखता होगा जैसे कोई कोड लिखा हुआ है, कोड के बाद में क्या होता है? ऐसे स्लैश लगा होता है। तो ये जो लगा होता है ये इसके बाद में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसे कमेंट कहा जाता है। यानी कि जब भी आप ऐसे स्लैश लगा करके कुछ भी लिखेंगे तो जब आपका प्रोग्राम रेडी होता रहेगा, सॉफ्टवेयर बनता रहेगा, तो कंप्यूटर को वो ये पता चल जाएगा कि इसके बाद की चीज़ों को हमको नहीं मतलब है हमसे। यानी कि आगे की जो चीज़ें होंगी उसको तो वो प्रोग्रामिंग में शामिल कर लेगा, लेकिन इसके बाद की चीज़ों को शामिल नहीं करेगा, तो उसी को कहा जाता है कमेंट। तो कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का हम यूज इसलिए करते हैं कि बाद में अगर उस कोड को कोई देखे तो उसको कठिनाई ना हो, समझने में आसानी हो, कि हम हर चीज़ के बाद कमेंट लिख देते हैं। तो कमेंट से क्या होता है कि अगर कभी भी हम उस कोड को दोबारा खोलते हैं तो हमको समझने में आसानी होती है। अब इसके बाद क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है वक्त के साथ प्रोग्राम को अपडेट करना और नए फीचर जोड़ना। तो ये रहे आपके सी प्रोग्रामिंग का इतिहास और उसके जो पूरा स्टेप है एक कोड से एक सॉफ्टवेयर बनने का। अब इसके बाद में हम आपको फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें भी बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तुरंत इस पर कमेंट कीजिए कि क्या क्या हमने गलतियाँ की हैं, क्या क्या हमको और सुधार करना चाहिए, या आप इसके बाद कौन सा वीडियो चाहते हैं। तो आपको अगर डिप्लोमा के छात्र हैं तो सही है, आपको ये देख लेने के बाद वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे हमारा, तो आपको एक तो हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे अपने वेबसाइट पे, और ये वीडियो आप देख लेंगे पूरा तो आपका तो बैग समझिए लग ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप डिप्लोमा नहीं भी कर रहे हैं तो ये सब वीडियो देखने के बाद आपको कोडिंग के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जो हमारा नया युग आ रहा है वो कंप्यूटर का युग है, और हमको हर टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, चाहे अगर अच्छा लगे या ख़राब लगे कुछ भी, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।